हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 73 को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कहें तो आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर आपके केमिकल बॉन्डिंग पे दे चुके हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन, उसके यूजेज, केमिकल बॉन्डिंग का क्या यूजेज है, उसे क्यों हम उसका यूज करते हैं, इन सभी को, साथ ही साथ वैलेंसी को, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को, आपको ऑक्टेट रूल, डुएट रूल, इन सभी को कवर किए हैं, जो कि आप पिछले 2 लेक्चर से देख सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे और भी लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं आपके लिए। इसके लिए हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है एनडीए केमिस्ट्री के नाम से, और वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी को करवाया गया है। तो आप जाके उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि अब अगर आप नए वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इन तक देखें, और आपको यहाँ से कुछ भी सीखें, अगर कुछ भी नॉलेज गेन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, अब जो भी बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब बटन दबाएँ और आपको बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, ये आपका आयनिक बॉन्ड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका बनता है। इसको डेफिनेशन अगर आपको दे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाई, इस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, इस टाइप के बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं बाई ट्रांसफरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम, यानी एक एटम से या फिर अदर एटम से, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम के पास चला जाता है, और उस सिचुएशन में जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे हम आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा समझे अगर हम, तो देखिए यहाँ पे आपका सोडियम है Na और क्लोरीन दिया हुआ है Cl। सोडियम और आपका क्लोरीन दिया गया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, इनके पास कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इन दोनों में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो कैसे फॉर्म होगा। एक सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस बनाएगा, और आपका क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को, जो सोडियम लॉस करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, आपका Cl माइनस बनाएगा। और इस Na प्लस और Cl माइनस, देखिए Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा जिसे हम NaCl कहेंगे। और इस NaCl में आपका जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इस NaCl में जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और इस NaCl को हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे क्या कीजिए, आप याद रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, NaCl को, बताइए बच्चों, कॉमन। ये सभी चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटा छोटा बात सब है। COMMON, कॉमन सॉल्ट, इसे कॉमन सॉल्ट के बारे में भी जानते हैं, इसके नाम से, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी आपके जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, और दूसरा क्या हो, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो। यानी आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे आपके सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, यानी वैसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना चाहे, यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहे जाएंगे। यानी वैसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना चाहे, वो एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहे जाएंगे। और आपको याद होगा, शायद हम अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हमने बताया था आपको कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं आपके, मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिए, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस किस के बीच फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसे कहेंगे, जो क्या हो आपको बेसिकली नॉन मेटल हो, जो नॉन मेटल्स के नेचर होगा एलिमेंट का, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो नॉन मेटल्स कैसे हो गए बताइए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेटल्स कैसे कैसे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जब सभी मेटल्स। और आपके नॉन मेटल्स कौन से हो गए, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ETC, समझ रहे हैं। ये सभी क्या हो गए, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट
और आयनिक बॉन्ड इन सभी के बीच में फॉर्म होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे क्या कर सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपके एग्जाम में इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड किस किस एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं या फिर किस किस एलिमेंट के बीच में फॉर्म होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म कटायन बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म एनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसको तो हमने अभी तुरंत बताया था कि सोडियम और क्लोरीन की ही बात कर ले तो सोडियम क्या है आपका, एक मेटल है। सोडियम क्या है, सॉरी मार्कर का प्रॉब्लम। सोडियम क्या है आपका, मेटल है। चलिए सोडियम क्या है आपका, मेटल है। सोडियम Na प्लस भी नहीं देते हैं, हम इसे क्या करते हैं, सिंपली सोडियम आपका मेटल है और ये क्या करेगा आपका, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और आपका बनाएगा Na प्लस, जो कि क्या बना रहा है आपको, कटायन बना रहा है। ठीक है, कटायन बना रहा है आपका। और आपका क्या है, क्लोरीन क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cl माइनस। ये क्या बना रहा है आपको, एनायन बना रहा है, यानी निगेटिव आयन बना रहा है। यानी जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कहना है मतलब जो आपके आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हैं वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कटायन के और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अनायन से फॉर्म होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म होते हैं कैसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आपको दूसरे पॉइंट में कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फॉर्म होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आखिर बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनते हैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनते हैं आपके, बताइए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा और जो आपका आयनिक बॉन्ड होगा, उन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होंगे, यानी जो आपके मेटल्स होंगे, मेटल्स जैसे सोडियम हो गए यहाँ पे एंड क्लोरीन जो हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, 1.9 से क्या होगा, बराबर हो सकता है या फिर इसके लगभग इसके बराबर हो सकता है और इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट और आपके आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज अराउंड 1.9 एंड मोर देन बॉन्ड इज जनरली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर आपके दोनों एलिमेंट के आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होंगे डेल्टा ई, वो क्या होंगे, अगर आपके 1.9 से क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे या फिर उससे ग्रेटर देन होंगे, तो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस पॉइंट को आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, किस कंडीशन में फॉर्म होते हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम ध्यान में रखते ही बताया गया है, एकदम एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो सभी को ध्यान से सुनिए और दिमाग में सेट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए आपको बता दें, एक नया पॉइंट बताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयंस। किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सेकंड बच्चों यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो चलिए हम क्या बताने वाले हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम कैसे समझेंगे, या फिर कहें तो आपको हम क्या क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनकी विशेषताएं। तो चलिए पहला है आपका, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इस पॉइंट को भी याद रखिए आप, आयनिक कंपाउंड कहते हैं क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, यानी वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर आयंस। तो सही बात है, उनके कंस्टिट्यूएंट यूनिट आयंस होते हैं। कैसे, आपको दिखाएं हैं अभी तुरंत, Na और Cl जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उनको अगर हम तोड़ते हैं तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में होते हैं, और ये दोनों क्या है, एक आयंस है। कोई भी आयंस हो, कार्बोकटायंस हो या फिर कार्बन आयंस हो, कार्बोकटायंस सॉरी कह रहे हैं, या फिर वो कटायंस हो या फिर एनायंस हो, निगेटिव आयंस हो या फिर पॉजिटिव आयंस हो, लेकिन है तो वो आयंस ही ना। तो क्या है आपके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो आयन से फॉर्म होते हैं। और दीज आयंस आर अरेंज टुगेदर इन अ रेगुलर वे इन आयनिक लैटिस। ये जो आयंस होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं आपके आयनिक लैटिस में, यानी आयन का जो लैटिस होता है, लैटिस कहने का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है, हम आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे NaCl का, वहाँ से आपको समझ में आएगा। और हालांकि स्ट्रक्चर आपके ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट को समझाने के लिए हमने आपको इसको बताया है स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं स्ट्रक्चर से, बेसिकली कि आपके आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो आप क्या लगाइएगा, आयनिक आयंस
दीज आयंस आर अरेंज टुगेदर इन रेगुलर वे, वो रेगुलर वे में स्ट्रक्चर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है रेगुलर पैटर्न का होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि जैसे आपको एग्जांपल बता दें आपको, इन NaCl लैटिस, NaCl के लैटिस में, NaCl लैटिस कहने का मतलब होता है NaCl का स्ट्रक्चर में सोडियम आयन जो होता है, सोडियम आयन यानी Na+ आयन, वो क्या होता है आपका बाउंडेड होता है। Na+ आयन आर बाउंडेड विथ 6Cl- आयन, ये आपके जो होते हैं 6Cl- आयन से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। आपका एक NaCl 6Cl- आयन से बाउंडेड होता है एंड इच Cl- आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na+, और आपके जो प्रत्येक Cl- आयन होते हैं वो 6 Na+ से बाउंडेड होते हैं। यानी आपका जो NaCl लैटिस में, प्रत्येक NaCl लैटिस में 6 Cl- आयन बाउंडेड होते हैं, किससे, आपके Na+ से। इन NaCl लैटिस इच सोडियम, हर एक सोडियम आयन जो होता है वो 6 Cl- आयन से बाउंडेड होता है, और आपका इच Cl- यानी प्रत्येक Cl- 6 Na+ से बाउंडेड होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि एक एक सोडियम प्लस आयन का आपको 6 Cl- से बाउंडेड होगा और एक Cl- 6 Na+ से बाउंडेड होगा, समझ रहे हैं। चलिए हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लैटिस दिखाते हैं, वहाँ से आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए इस लैटिस में आपको दिख रहा है, इस लैटिस में क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। इस लैटिस में आपको दिख रहा है कि एक Na+ आयन है, 1 Na+ आयन जो हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, वो 6 Cl- आयन से बाउंडेड है। यानी देखिए 1 Cl-, 2 Cl-, 3, 4, 5, 6, ये आपका स्ट्रक्चर है आपका NaCl का, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी समझे इसका लैटिस है NaCl का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको टोटल यहाँ से, इसमें अगर फिगर में आप देखिएगा तो टोटल विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसको 3D में तो देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको हर एक जो आयन है वो क्या हो रहा है 6 से। देखिए अगर इसकी बात करें, इसी की बात करेगा तो एक इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, और एक इसके पीछे भी होगा अगले लैटिस में, एक इसके पीछे भी होगा अगले लैटिस में। तो शायद आपको वो नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है इस फिगर में एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक Na+ आयन आपके 6 Cl- आयन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। Ionic compound are hard and brittle in nature due to the strong force of attraction between oppositively charged ions. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, हार्ड क्यों होते हैं, क्यों ब्रिटल नेचर के होते हैं, क्यों चमकदार होते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे NaCl जो आपके कंपाउंड है, NaCl आपके जो कंपाउंड है, सॉरी मार्कर का प्रॉब्लम, चलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। NaCl जो आपके कंपाउंड है वो क्या है, इसके बीच जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आपको बता दें कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आपके जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है उनमें से सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसके कारण आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इसी के कारण हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही क्या होता है आपका स्ट्रांग होता है। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो आपको याद रखिए आयनिक बॉन्ड के बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लगता है। नेक्स्ट इसी में आपका लाइन है कि दीज सॉलिड्स हैव लो वॉलेटिलिटी, हाई स्टेबिलिटी एंड हाई डेंसिटी। इनका जो होता है वो लो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल कहने का मतलब वो जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वोलेटाइल नेचर समझते हैं, वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब इवोपरेट हो जाना, जल्दी गैसियस स्टेट में चला जाना। वोलेटाइल उड़ जाना कहने का मतलब वोलेटाइल है कोई तो उड़ सकता है, वो वेपर स्टेट में जा सकता है। तो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो उनका वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, यानी वो जल्दी वोलेटाइल नहीं होते हैं। उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी कहने का मतलब एक जगह एक ही जैसा रहने की क्षमता, यानी जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, तो उसे ही स्टेबिलिटी कहेंगे। उनका हाई स्टेबिलिटी होता है और डेंसिटी भी हाई होता है। डेंसिटी कहने मतलब उनका घनत्व जो है आपके उनके बीच का जो आपस में जो कह सकते हैं आपका कितने एकदम पास होते हैं, बहुत घने होते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका वो क्या होता है, इनका बहुत ही आपका हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास क्या होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आपको हर एक पॉइंट का रीजन बताया जा रहा है इसके कारण कि आपको पॉइंट्स को याद रखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली आपको पॉइंट्स को याद रखने हैं, लेकिन हम आपको रीजन बता देते हैं, इसके कारण आपको पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा।
दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है। इनके बीच जो अट्रैक्शन लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सब में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आपको बता दें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। किसके? आयनिक और आयनिक बॉन्ड के। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके आयनिक बॉन्ड के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका रीजन याद रखिए हमेशा, क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस। जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं इनका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? लेकिन याद रखिए सॉलिड स्टेट में नहीं, ये सिर्फ मोल्टेन स्टेट और आपके एक्वस स्टेट में ही गुड कंडक्टर होते हैं। तो देखिए आपको हम बता दें कि इस पॉइंट को याद रखिए हमेशा, कि बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, देखते नहीं हो क्वेश्चंस को। वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस आपको मिलेगा इस पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं क्वेश्चंस को, सिंपली टिक लगा देते हैं। जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट, एक्वस कहने का मतलब आपका एक्वस समझते हैं? एक्वस क्या होता है बताइए? एक्वस होता है आपका जलीय, जो जल के फॉर्म में यानी वाटर के फॉर्म में हो। ठीक है, जलीय। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो मोल्टेन क्या होता है आपका? मोल्टेन क्या हो? जो पिघला हुआ फॉर्म में, क्या हो? पिघला हुआ। ठीक है, पिघला हुआ के फॉर्म में हो, यानी जो पिघले हुए हो। तो आपका आयनिक बॉन्ड पिघला हुआ हो और या फिर वो एक्वस फॉर्म में हो, तभी वो क्या करेगा, हीट कंडक्टर, गुड कंडक्टर होगा। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो क्या होगा आपका बताइए? सॉलिड स्टेट में अगर वो रहता है तो वो क्या होगा? गुड कंडक्टर नहीं होगा। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और हीट। ठीक है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इन कहाँ पे? आपके सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में याद रखिए। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास एक्वस और मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, उनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होता है। जैसे आपको बता दें कि अगर आप NaCl को अगर आप एक्वस कंटेनर में कोई डाल दे, किसी वाटर में डाल दे या फिर एक्वस फॉर्म में इसको कर दे, तो इसका जो आयंस होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। Na+ एंड Cl- अलग अलग टूट जाता है, और इसी कारण क्या करता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और आपको बता दें कि ये जो आपका आयनिक बॉन्ड होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और इनसॉल्युबल होते हैं आपके कहाँ पे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं आपको बता दें? तो चलिए थोड़ा सा इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं और आपको तब अच्छे से और समझाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी इरेज कर लेते हैं। चलिए क्या होगा अब, क्या समझेंगे हम कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जो होता है आपका, पोलर सॉल्वेंट को हम वाटर कहते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है आपका? वाटर होता है। और आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है आपका? CCl4, जो आपके कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हो। आपको एक और आपको कहें तो भाषा कह रहे हैं, एक और आपको मतलब अलग डिफिनेशन दे पोलर सॉल्वेंट का, नॉन पोलर का, तो पोलर सॉल्वेंट उसे कहेंगे हम जिनके जो कंपाउंड बनते हैं, जिनके बीच का जो वैसे से कंपाउंड को हम पोलर सॉल्वेंट कहेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ELECT मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी, RO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई, यानी उनके बीच का कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का गैप क्या हो? ज़्यादा हो। लेकिन वहीं पर अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, हम किसकी बात करें बच्चों? नॉन पोलर की इनके बीच क्या कह सकते हैं इनके बीच नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वैसे कंपाउंड जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो? ज़्यादा हो, उनको पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा किसके बीच में हो सकते हैं? जैसे आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, इनके बीच अगर कंपाउंड बनते हैं तो उनके बीच क्या होगा? वो पोलर कंपाउंड कहे जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट कहे जाएंगे। और इनका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा
वो किस किस के बीच में हो सकते हैं बताइए आपको? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बेसिकली कोई कंपाउंड बनते हैं तो वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट कहे जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, इस टाइप से हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था तो वहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस किस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है या फिर नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट उसे कहेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा, और नॉन पोलर से सॉल्वेंट कहेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई नहीं होगा, यानी कहने का मतलब उनके बीच खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। यानी जो एलिमेंट बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे जिस एलिमेंट से उस एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग सेम होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में मोर डिजॉल्व होते हैं, और आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट वो डिजॉल्व नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। इतना जो समझाने का रीजन था वही सिंपल यही रीजन था। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड कहाँ पे डिजॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर और भी आगे कुछ देते हैं तो आप क्या लगाइएगा, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट बताने का, इसको एक लाइन में बोल के भी हम निकल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने आपको पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट इन सभी की डिफिनेशन अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इस सबको ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन, हेंस एग्जिबिट आयनिक रिएक्शन इन विच क्विक, फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। यानी जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, आपके वो आयंस में टूट जाएंगे, Na+ NCl- में टूट जाएंगे। और इसी रीजन के कारण क्या होता है, वो किसी भी रिएक्शन में फास्ट क्या करता है, फास्ट रिएक्शन देता है। आपके एक्वस फॉर्म में जैसे ही आप उसको तोड़ दीजिएगा, आयंस के फॉर्म में जैसे ही तोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन को जल्दी से क्या करेगा, वो फास्ट रिएक्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन देते हैं, याद रखिए। क्यों देते हैं, क्योंकि वो आयनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बॉन्ड्स इन आयनिक कंपाउंड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, सो दीज फॉर्म्स एंड सो दीज डर नॉट सो आइसोमेरिज्म। तो ये पॉइंट आपका कह सकते हैं उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको बताने का एक ही रीजन था, यहाँ पे आइसोमेरिज्म का यूज हो रहा था कि आपका जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। ठीक है आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, वो शो नहीं करते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो इसलिए नहीं करते हैं, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, उनका अलग अलग, किसी भी कंपाउंड के कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण उनका अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, उनके शेप्स को डिफाइन किया गया है, उनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिफरेंस, इन सभी को डिफाइन किया गया था। तो आपका आइसोमेरिज्म में यही पढ़ा जाता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपके अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और आपका आयनिक बॉन्ड जो होता है, उनके बीच जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो उनके बीच कोई खास आपका जो कहे तो आपका कोई ना उनके बीच एंगल का, बॉन्ड एंगल का कुछ कंडीशन होता है, ना ही उनके बीच कोई आपका शेप और साइज का कुछ कंडीशन होता है। उनके बीच सिर्फ आयंस प्रेजेंट होने के कारण क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसके रीजन के कारण आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन आपका वही बात करें, कोवलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे, उस कोवलेंट बॉन्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या करता है, वो आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म को शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आप एक अलग अलग एंगल पे क्या होता है आपका, कह सकते हैं आप, अलग अलग एंगल पे आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे आपको ऑक्सीजन की बात करें और हाइड्रोजन की, वाटर की बात करें, जैसे वाटर H2 होता है, वाटर की बात करें, और यहाँ से जब वाटर आपका जो ऑक्सीजन के बीच जब फॉर्म करता है बॉन्डिंग, तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है कि इनके बीच का एंगल डिफरेंस क्या होता है, कुछ देखा जाता है। लेकिन वहीं पे आप NaCl बात करें तो यहाँ पे NaCl में कोई यहाँ पे एंगल, बॉन्ड डिफरेंस या फिर कुछ आपका बॉन्ड एंगल, इन सभी को नहीं देखा जाता है। इसके कारण आपका क्या होता है, वो आपका NaCl आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है और कोवलेंट बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट था आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग। तो ये सभी पॉइंट आपको बेसिकली याद रखने हैं, हमने आपको रीजन्स भी बताए हैं ताकि सभी पॉइंट्स आपको याद अच्छे से रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।